हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द सीक्रेट टू स्कोर 100% मार्क्स इन केमिस्ट्री, है ना। वैसे तो ये जो सीक्रेट है, जो तरीका है, वो साइंस में हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो। लेकिन केमिस्ट्री के लिए ये स्पेशल मैं ये आपके लिए डिस्कशन लेके आया हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या तरीका है ना। तो बच्चों, केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइंस में। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा आपका साथ देती है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो हमेशा आपका वो साथ देती है, यानी आपको साइंस में अच्छा स्कोर करने में हमेशा हेल्प करती है। तो मैं अभी 10th की बात नहीं कर रहा हूँ। 10th में के अलावा 11th में आप जाओगे या 12th में जाओगे या आप आगे जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, नहीं मतलब आईआईटी की तैयारी करोगे, है ना, जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट की तैयारी करोगे, तो नीट की तैयारी में भी केमिस्ट्री जो है वो सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। इसमें जो है केमिस्ट्री में अच्छे जो बच्चे स्कोर लाते हैं उनको बहुत अच्छे रैंक से वो आईआईटी में या नीट में उनको एडमिशन्स मिलता है। तो केमिस्ट्री को विशेष मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि और केमिस्ट्री के साथ जो है वो आपका संबंध जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो एक चीज़, कौन सा बुक पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले तो क्लास 10th की हम बात कर लें, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्लास 10th पे ही कंसंट्रेटेड है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी इसमें चीज़ है वो क्या है कि हमको जो है वो सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई ने क्या सिलेबस रखा है एग्ज़ाम में ना, वो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसा चीज़ ना पढ़ें जो हमें आगे एग्ज़ाम में अभी ना आ रहा हो। ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी क्या है कि बहुत जल्दी होने वाला है इस साल, है ना। मेरे ख्याल से मिड फेब के बाद कभी भी एग्ज़ाम सीबीएसई ले सकता है। तो अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए मुश्किल से 5 महीने और बच गए हैं, है ना। तो 5 महीने में आपको पूरा सिलेबस क्लास 10th का पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको सिलेबस का क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या चीज़ सिलेबस में है क्या नहीं है। दूसरा चीज़ कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक है वो क्या है, बाइबल है। आप जो भी समझे, गीता समझ लो, बाइबल समझ लो, कुरान समझ लो, जो भी आपको मानना हो। तो आप केमिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, है ना, वो आपको एकदम आपका जो बेस बुक होना चाहिए। यानी आपको या कोई भी बोले, टीचर बोले या मतलब कोई और पेरेंट बोले या कोई आपका कोलिग बोलता है ना, आपका फ्रेंड बोलता है कि ये बुक अच्छी है, ये बुक मतलब ज़्यादा अच्छी है, तो इससे आपको, है ना, उससे आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको जो है आंख मूंद के विश्वास के साथ आपको जो है एनसीईआरटी बुक को अपना बेस बुक बनाना है। ठीक है। और भी अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन आपका जो बेस बुक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, अरे एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। और अभी के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए नहीं, 11th 12th में जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, है ना, वो केमिस्ट्री की बुक आईआईटी मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस में भी बहुत हेल्प करती है। और मोर देन 60-70% डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। और नीट में तो मोर देन 90% क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट
एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी आपका एकदम क्लियर है, आपको उसने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, आपको एनसीईआरटी का जो थ्योरी पोर्शन है वो अपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको नीट में मोर देन 90% क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलते हैं एनसीईआरटी बुक से, और आईआईटी में भी मोर देन 70% 80% के लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक्स जो है आपको बेस बुक बनाना है। दूसरा बात ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब कैसे पढ़ना है किसी भी चैप्टर को, तो सबसे पहले तो हमने पहला हमारा पॉइंट था क्लैरिटी ऑफ सिलेबस, सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा एनसीईआरटी बुक ही हमें बेस बुक रखनी है ना। तीसरा है नोट्स, ओन नोट्स। ओन नोट्स में कुछ बच्चे अपना नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं नोट्स बनाने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन अपना नोट्स अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि लिखने से आपको काफ़ी 30-40% चीज़ें तुरंत याद हो जाती हैं, और दूसरा जब आपको कभी रिवाइज करना हो उसमें भी हेल्प मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे बुक से ही पढ़ते हैं, बुक में ही सारी मार्किंग कर देते हैं, कुछ नोट्स लिख लेते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपको जो इसमें अच्छा लगे आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद से एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या चीज़ है, आप देखोगे केमिस्ट्री के चैप्टर में किसी भी चैप्टर में आपको एक्टिविटी दिया रहता है ना। तो एक्टिविटी जो है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, और एक्टिविटी में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है किसी भी लाइन में, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से नोट डाउन करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्टिविटी। और एक्टिविटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आंसर वहाँ पे नहीं लिखा होता है, तो उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन उसका आंसर जरूर आपको फाइंड आउट करके और अपने नोट्स में या बुक में उसको मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक चीज़ है, तो एक्टिविटी पे हमें खास ध्यान देना है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर 1 के ही एक्टिविटी 1.1 जो पहला एक्टिविटी है, पेज 1 पे जो दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि एक्टिविटी में लिखा है क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। लेकिन ये नहीं लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रिक्वायर्ड टू क्लीन, है ना। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, है ना, जबकि इसके बारे में वहाँ एक्टिविटी में कुछ नहीं लिखा है ना। तो ये सब चीज़ें, तो जो इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है उसको तो आपको ध्यान से अंडरलाइन करना ही है। आप अंडरलाइन करने के लिए मार्कर्स यूज कर सकते हो, लेकिन उस जो चीज़ वहाँ पे नहीं, उस जिसका आंसर लिखा हुआ है उसका आंसर भी आपको पता करना है। मतलब एक्टिविटी में एक एक चीज़ का आपको मतलब वहाँ पे पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, है ना, आप देखोगे तो हर एक्टिविटी के लिए या अलग से बहुत सारे पिक्चर्स दिए रहते हैं, और एनसीईआरटी बुक में जो पिक्चर्स हैं वो कलर्ड दिए हुए हैं, है ना। तो कलर्ड पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। एनसीईआरटी ने उसको स्पेशली आप लोगों के लिए कलर्ड बना रखा है, अदरवाइज जो ब्लैक एंड वाइट भी बना सकता था, है ना। तो कलर्ड में आपको क्या करना है कि पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है ना, कि अगर कोई सॉल्यूशन है या कोई सब्सटेंस है उसका कलर कैसा है ना। तो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई गैस बन रही है प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट और निकल रही है, तो गैस का कलर कैसा है ना। तो ये सब आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। और तो जैसे मैं बात करूं तो पेज 8 पे पिक्चर्स हैं 1.4, आप उसको बुक में बुक खोल लो, है ना। मैं बुक खोल के देखो, पेज नंबर 8 पे पिक्चर है 1.4, उसमें जो है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल दिया हुआ है ना। तो बेटा फेरस सल्फेट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है ना,
क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच होते हैं। तो फेरस सल्फेट जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो ग्रीन कलर का होता है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है ना। तो ग्रीन कलर का होता है। और जब उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उसका कलर ग्रीन से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। उसी में पिक्चर 1.5 में आप देखोगे लेड नाइट्रेट है ना। पिक्चर पेज नंबर 8 पे ही पिक्चर 1.5 देखो, उसमें है लेड नाइट्रेट दिया हुआ है ना। उसको एक बॉयल्ड ट्यूब में जो है वो हीट कर रहे हैं है ना। तो उसमें से देखो फ्यूम्स निकल रही हैं, गैस निकल रही है ना, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, उस गैस का क्या नाम है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से कलर्स को भी बड़े ध्यान से देखना है ना, इसलिए कलर बनाया गया है। तो आपको कलर पे विशेष ध्यान देना है कि कलर क्या है ना। वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है पिक्चर में, तो पिक्चर को भी बड़े ध्यान से देखना है ना। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थियरी में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लगेगा कि कहाँ से आ गया। तो दो चीज़ हमने क्या बताया, एक्टिविटी को बड़े ध्यान से पढ़ना है, पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है, एक एक उसके इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ बॉक्स क्वेश्चन। तो चैप्टर्स में जो है बहुत सारे सब टॉपिक रहते हैं ना, ठीक है। तो हर सब टॉपिक जब ख़त्म होता है तो उसके बाद देखे होंगे आप देखोगे कि बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए, या आप इसका आंसर आपको नोट्स में एज ए नोट्स बनाना चाहिए। तो अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका जो है जरूर नोट्स बनाओ अपना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सारा क्वेश्चंस का आंसर हम लिखा होना चाहिए आपके पास, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बॉक्स क्वेश्चंस है, और बॉक्स क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद है एक सातवां है, एक मैं आप लोगों को ये मतलब सीक्रेट बता रहा हूं। सातवां जो है पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज आप ये मत देखो कि वो चैप्टर 3 में है, हाँ चैप्टर 3 में है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वेट मत करो कि जब वो चैप्टर आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। इस सीरीज को आप जितना जल्दी हो सके, है ना, अगर आप चैप्टर 1 नहीं भी स्टार्ट करते हो तब भी इस सीरीज को आप मतलब याद कर लो, है ना, या जहां पढ़ते हो इस सीरीज का एक लिख के और पिक्चर चिपका लो। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज से आपको ये फायदा होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ये जो सीरीज है ये बहुत सारे रिएक्शंस को आपको हेल्प मिलेगा समझने में कि रिएक्शन कैसे हो रहा है ना। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत काम आती है। तो इस सीरीज को प्लीज, जो दिया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, हार्डली मेरे ख्याल से 15 to 16 एलिमेंट्स होंगे। तो उनको आप मोटे मोटी याद कर लो। तो इसको याद कर लो, चाहे आप जैसे याद कर लो, कोई नेमोनिक्स बना लो या जैसे भी याद करो, लेकिन इस सीरीज को आप प्लीज़ ज़रूर याद कर लो, और जितना जल्दी हो सके आप याद कर लो इसको। ये आपको एक तरह से आपको एक कंसेप्चुअल बेस्ड ये काम करेगा। उसके बाद से एक्सरसाइज, है ना, जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, कोशिश करो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लो, है ना। सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर आपके पास होने चाहिए, है ना। इसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी, है ना।
आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, 100 में 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं और पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद से बॉक्स नोट्स आप देखोगे तो चैप्टर के अंदर बॉक्स में कुछ नोट्स दिए रहते हैं, है ना, वैसे स्पाइरल टाइप की बनी रहती है ना, आप देखोगे ऐसे स्पाइरल टाइप की बनी रहेगी और उसमें कुछ नोट्स दिया रहेगा। ये जो नोट्स हैं ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी कंसेप्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। तो अभी तो सीबीएसई ने बोल रखा है कि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पिछले बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस पे आए थे, है ना, तो एज ए केस स्टडी पूछा जा सकता है। तो और कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको वो मतलब बॉक्स में जो दिया है वो उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद से शार्ट नोट्स, नेक्स्ट है शार्ट नोट्स। तो बेटा ये सबसे अच्छा तरीका है, जो चैप्टर है चैप्टर का आपको सिंगल पेज में एक शार्ट नोट्स आपके पास तैयार होना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द चैप्टर, है ना। जैसे आप कभी भी रिवाइज करना हो आपको उस चैप्टर को, तो जैसे आप कभी एक्सरसाइज करने जा रहे हो, है ना, तो उसके पहले आपको पास शार्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि एक बार आप उसको क्या मार लो, निगाह मार लो और आपका जो चैप्टर है पूरा आपको रिवाइज हो जाए, एक तरह से पूरी चीज़ें याद आने लगी। तो इस तरह का एक शार्ट नोट्स 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बेसिकली ये स्केलेटन होना चाहिए, है ना। तो वो आपके पास, इसको मैं कैसे बनाते हैं आगे आपकी हेल्प करूंगा, और मैं शार्ट नोट्स बना के भी दूंगा चैप्टर वाइज। तो ये हो गया शार्ट नोट्स। उसके बाद लास्ट बचता है, जैसे आपकी केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, है ना, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप जो है जितना जल्दी हो सके एक बार 10 ईयर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इतना अगर आप करोगे तो कोई मतलब पॉइंट नहीं बनता है कि आपका जो 100% केमिस्ट्री पर आप मार्क स्कोर ना करो। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, जो मैंने बताया है। किस पे ध्यान देना है? एक्टिविटी पे ध्यान देना है, पिक्चर्स पे ध्यान देना है, बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको करना है, एक्सरसाइज करना है ना, शार्ट नोट्स बनाना है। और अगर आप अपना नोट्स बनाते हो तो सबका अपना तरीका है ना, लेकिन नोट्स बनाते समय बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहली बार जब आप रीडिंग लगाते हो तो नोट्स बनाने की कोशिश मत करो, है ना, क्योंकि पहली बार में चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं दिमाग में। तो नोट्स बनाओगे फिर आपको लगेगा कि इससे बेटर मैं नोट्स बना सकता हूँ, तो फिर आप लगोगे फिर से दूसरा नोट्स बनाने। तो कम से कम आप एक बार पढ़ो पूरा, आपको जब एक आइडिया हो जाए, जब सेकेंड रीडिंग लगाओ फिर आप नोट्स बनाने की कोशिश करो, है ना। तो नोट्स आप बनाओ या बुक में मेंशन करो, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं बॉक्स में जो अंदर दिए हुए हैं चैप्टर के, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर करो, उनका नोट्स बना लो और एक्सरसाइज का नोट्स बना लो, ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आशा है कि आपको मेरी ये सुझाव बहुत काम आएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये सारी चीज़ें मैं जब पढ़ाऊँगा तो ये मैं ध्यान में रखूँगा, और आपको अच्छे से अच्छे मेरे चैनल पे नोट्स मिलेंगे। तो आप, है ना, मस्त रहो, है ना, और सिंसियर रहो बस, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर रहो, सब कुछ आपको एकदम आसानी से मैं अवेलेबल कराऊंगा, और आपको जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी अपने आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।